Hello everyone, how are you all? Today I am going to tell you something about right in the Indian Constitution. हम देखेंगे आज के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, अगर हमारी गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेती है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आप देखो सबसे पहले हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड, हमारे को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, इनको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। ठीक है, सेकंड थिंग हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब देखो बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं स्टेट के लिए। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बेटा, ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं सिटीजन के लिए। तो कहते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बता सकते हो? फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन एंड डीपीएसपी फॉर स्टेट, यही मेन इसमें क्या है डिफरेंस है। उसके बाद इसमें देख रखा कि व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन, कितने टाइप के हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अभी हम देखेंगे सबसे पहले कुछ हमारी पास हिस्ट्री, उसके बारे में आप देख सकते हो। 1982 ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क फॉर, नहीं देखो भाई, 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के लिए कुछ वर्क चल रहा था, वहाँ पे हमारे को क्या चाहिए था, ध्यान से देखो। 1982 में एशियन गेम्स होने वाले थे, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हमारे को, हमारी गवर्नमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत थी बेटा? कुछ कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत थी। ओके, अब उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारी सरकार क्या कर लेती है? एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसके लिए? कि उनको कुछ लेबर चाहिए। अब यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये कुछ लेबर को हायर कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और वो किस टाइप की लेबर होती है? वो बहुत ही पुअर लेबर होती हैं, क्योंकि उनको बेटा काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उनको जो है पेड बहुत कम किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडी देयर पुअर कंडीशन, मीन्स ये है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी लेबर होती है उनसे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन पैसे बहुत कम देते हैं। वो मिनिमम वेजेस भी नहीं देते जो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जो सोशल साइंटिस्ट की एक टीम होती है ना, उनकी पुअर कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर देते हैं? पेटिशन कर देते हैं, मतलब प्ले लगा देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को यह ऑर्डर देती है कि जितने भी हमारे इस तरह के लेबर हैं उनको आप जितनी मिनिमम वेजेस हम डिसाइड करते हैं वो मिलनी चाहिए। इस तरीके से एक केस तो हमारा ये होता है भाई, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी केस होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता आपके, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी जाता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा सकते हो? आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो। जैसे कि आज के दिन हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, आगे देखेंगे। अब हम एक दूसरा केस आता है हमारे सामने, बिल्कुल सेम। कौन सा है बेटा? 1 मिनट के लिए देखो, ये हमारा देखो नाम देखो, इधर क्या है? मचल। ये क्या करता है बेटा? ये जो है लालुंग है, मचल लालुंग है, ये जब इसको अरेस्ट किया गया था ये 23 ईयर्स ओल्ड था। और इस पे क्या था? इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने किसी को बुरी तरीके से क्या कर दिया है? घायल कर दिया है। लेकिन जब इसको जेल में भेजने के लिए इसको तैयार किया गया तो इसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और इसको एक हॉस्पिटल में, तेजपुर के हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी जो तबीयत ठीक हो जाती है और जेलर जो है अथॉरिटी हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल वाले जेलर अथॉरिटी के पास या जेल की अथॉरिटी जो होती है, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे कॉल करते हैं 2 टाइम्स 1967 और 1996 में कि अब ये ठीक है, अब आपको सज़ा दे सकते हो। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती और जो हिमाचल है बेटा ये काफ़ी समय तक जुडिशियल कस्टडी में ही रहता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 25 ईयर्स तक जो है कस्टडी में रहता है और इसकी एक बार भी हियरिंग नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी when a team अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक टीम का जो है अपॉइंटमेंट होता है, जब वो इंस्पेक्शन पे निकलती है तब इसको क्या होता है? इसको जेल से मुक्ति मिलती है। अब देखो मचल जो है एंटायर लाइफ वाज वेस्टेड बिकॉज ए प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। अब वो पूरी लाइफ जेल में रहता है लेकिन क्योंकि उसका एक बार उसकी केस की सुनवाई
नहीं होती है। अब हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो हमारे को क्या देता है, देखो गिव्स एवरी सिटीजन द राइट लाइफ एंड लिबर्टी, भाई जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब मचल वाले केस में क्या होता है कि उसको क्यों नहीं दिया गया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है कि आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो बिल्स ऑफ राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट हैं, उसके 3rd पार्ट में हमारे को बिल्स ऑफ राइट्स के बारे में बताया गया है। अब वो क्या है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ए डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, हमारी डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट है विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज को, गवर्नमेंट को हमेशा रिकॉग्नाइज करेगा, इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर कोई भी इनके अगेंस्ट जाता है तो गवर्नमेंट को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखो ये बिल्स ऑफ राइट्स होते हैं प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर ए रेमेडी इन द केस देयर इज वायलेशन ऑफ द राइट्स। और वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ चली जाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट पर भी कौन प्रोहिबिशन लगा सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं जो बिल्स ऑफ राइट्स है ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अगर हमारे साथ कोई भी वायलेंस होती है तो हम वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर बार बार ये दिखाया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे उनको वहाँ पे रखा जाता। देखो जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने तभी रियलाइज़ कर लिया था कि क्या इम्पोर्टेंस है उनकी। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर से डिमांड की थी कि उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, राइट्स ऑफ पीपल की। और मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है डिमांड कर लेती है कब, 1928 में, कि हमारे को बिल्स ऑफ राइट्स की डिमांड की कि हाँ ये होने चाहिए। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तभी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में रखेंगे, किसको रखेंगे। तो आपको सभी ने, किसी ने कोई 2 ओपिनियन नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से ही ये हो जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनको लिस्टेड किया जाएगा और उनका नाम क्या दे दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड दैम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। मतलब खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर। देखो नॉर्मली जो राइट्स होते हैं ना उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, इसके लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल इसलिए है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है इसके वायलेट होती है तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अगेंस्ट जा सकता है। अब यहाँ पे दिखा रखे कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल। भी डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉर्मल राइट से डिफरेंस है, बिकॉज कैसे जो ऑर्डिनरी होते हैं बेटा उसको तो इस ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया। वही बात है, एनसीईआरटी एक ही चीज़ को बार बार घुमाता है कि उनको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स में अगर चेंज करने हैं तो पहले हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब कर सकते हैं, जब अपर हाउस लोअर हाउस 2/3 मेजोरिटी से कोई भी बिल पास करता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, तब जाके हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोई सिंगल बॉडी इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दूसरा ये दिखा रखा है कि यहाँ पे किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं इसमें पूरे में ये बता रखा है कि बेटा किस तरीके से साउथ अफ्रीका में दिसंबर 1996 में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है का इनॉग्रेशन करते हैं। वहाँ पे भी लंबे समय तक ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की नीति का वहाँ के जितने भी पीपल हैं उनको सामना करना पड़ सकता है। बाद में वो अपने लिए एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे राइट्स जो है वो किसके हैं, हमारे साउथ अफ्रीका वाले कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में और उनमें क्या डिफरेंस है। देखो अब हमारे को चेक करना है, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस, मतलब कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पे हैं हमारे इंडिया वाले में नहीं है, कौन सी चीज़ें साउथ अफ्रीका में है जहाँ इंडिया में नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं
किस तरीके से साउथ अफ्रीका के फंडामेंटल राइट से कहाँ तक सिमिलर है और कहाँ थोड़ी सी उनमें डिफरेंस आ जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे बेटा कल के लेक्चर में। ओके, बाय बाय एवरीवन।